एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर आनंद राठी सिक्योरिटीज के नीलेश जैन अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। उतार चढ़ाव के साथ ही आज के सत्र में हम ट्रेड देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, वहीं निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरावट के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। बाजार को आप कैसे देख रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। वेल, बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी हमारा ये मानना है कि एक रेंज बाउंड टू स्लाइटली पॉजिटिव बायस बना हुआ रहेगा। उसका जो मेन कारण है वो है डेरिवेटिव सेटअप। वहां पे अगर हम देखें तो 10,500 और 10,600 वहां पे कंटिन्यूस साइड में पुट ट्रेडिंग हो रही है। एट द सेम टाइम 11,000 की जो स्ट्राइक है ऑन द कॉल साइड, वहां पे भी कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है। तो एक सीमित दायरे में बाजार हम कह सकते हैं रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। 10,500 से 11,000 की एक बड़ी रेंज होगी। अगर ये रेंज को नैरो करना चाहें तो 10,700 से 10,850, ये 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज फ्रॉम मे बी 2 to 3 days पर्सपेक्टिव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 10,700 का लेवल डिफेंड करता है, यहाँ पे बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। और हाई साइड 10,800 से 850, ये लेवल हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें 22,300, ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पुल बैक हम फिर से आते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 22,700 से 22,800। वहीं अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स देख ले, आज नो डाउट एक उछाल देखने को मिला है लगभग 2% के आसपास का। बट मेरा अभी भी ये मानना है कि जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 25 लेवल के आसपास, अभी भी कंफर्ट जोन में है। यहाँ पे लॉन्ग साइड में पोजीशन आप नो डाउट बना सकते हैं। जब तक वॉलेटिलिटी इंडेक्स 30 के पार नहीं जाता है, ओवरऑल मार्केट में एक सीमित दायरे में ट्रेड हम आता हुआ देख सकते हैं। ओके, तो ये राय फिलहाल बाजार पर। लेकिन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आज इस स्टॉक में हम बिकवाली का दबाव जरूर देख रहे हैं। नतीजों से ठीक पहले गिरावट के साथ 3% की बिकवाली है, लेकिन पिछले दिनों काफी ऊपर के लेवल्स इस स्टॉक में देखे हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ही 19 से 20% की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ऑफकोर्स कॉशियसनेस है आज के सत्र में। सेल पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, अगर देखें तो सारी मेटल काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा था पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये सेल में भी अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब तक 34 का लेवल डिफेंड करता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे एक उछाल हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 37 एंड 38। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशंस है 34 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करें, बने रहे, और ऑन हाई साइड 37 38 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये राय फिलहाल सेल पर आपको दी गई है। लेकिन साथ ही मिड कैप स्पेस में सबसे ज्यादा एक्शन आज एडलवाइज में देखने को मिल रहा है। करीब 3% की तेजी के साथ इस स्टॉक में आज के सत्र में हम ट्रेड देख रहे हैं। एडलवाइज करंट लेवल्स को देखते हुए आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है। नो डाउट आज के सेशन में पुल बैक जरूर देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ से कोई पुल बैक थोड़ा भी एक्सटेंड होता है तो हाई साइड में 58 59 तक जा सकता है। 60 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है, यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी चाहिए। 60 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमको नजर आएगा। जो मेजर सपोर्ट है वो है 54.50, 54.50 का मेजर सपोर्ट है। जिनकी भी लॉन्ग पोजीशंस है इसी स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते। ठीक है, तो ये राय अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मेंटेन कीजिएगा आपके लिए। एक सवाल देखते हैं हमारे साथ। अब कोलकाता से कॉलर बबलू जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मुझे अपनी शेषा पेपर मैंने 170 पे लिया है। जी यस सर, मुझे जानना है शेषा पेपर के बारे में। और कोई सवाल है आपका? नहीं मैम, मुझे इससे रिलेटेड ही चाहिए। 170 मैंने 300 शेयर ले रखा है अभी। ठीक है, जी नीलेश, 170 की इनकी खरीद है शेषशाही पेपर पर। आज आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हम देख जरूर रहे हैं। बिकवाली का दबाव ही पिछले दिनों भी स्टॉक में क्लियरली देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने का ट्रेंड भी अगर देखें तो काफी ज्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखी जा चुकी है। 152 के लेवल्स पर ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? मानसी, पिछले 4 हफ्तों से कंटिन्यूस गिरावट हम देख रहे हैं इस काउंटर में।
एक हाई बनाया था 185 के आसपास का इसमें हाई बनता हुआ देखा था, उसके बाद से कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन जो रेंज मैं कहूँ तो होगा 145 से 160 की रेंज है। इनकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है, मेरी सलाह ये होगी कि इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 146 का फ्रेश स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है, यहाँ से पुल बैक की संभावना ज्यादा है। पुल बैक अगर इनको देखने को मिलता है 160 165 के आसपास, वहां पे इनको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी। ठीक है, तो ये राय शेषा शायद पेपर पर आपके लिए, लेकिन टीसीएस के पहले तिमाही के नतीजे आए और नतीजे अनुमान से कमजोर जरूर रहे, लेकिन साथ ही आप देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रही और इसी पर पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स भी बनते हुए दिखे। विस्तार से बुल वर्सेस बेयर टीसीएस पर लेकर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है उसको देखते हुए ब्रोकर्स जो है काफी सारे पॉजिटिव्स हैं और काफी सारे ब्रोकर्स नेगेटिव हैं, पर जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं ब्रोकर्स के लिहाज से, जिसमें सीएलएसए जो है वो पॉजिटिव के पॉइंटर्स दे रहा है, उनको नतीजे जो है वो अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितना उन्होंने अनुमान किया था कि चाहे आप मार्जिन्स लीजिए या फिर जो ओवरऑल डील विंस लीजिए, इनफैक्ट बीएफएसआई स्पेस लीजिए, वहां पर वो फॉल जितना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे कम गिरावट जो है उनको इनके नतीजों में देखने को मिली है। इनफैक्ट उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ जो टारगेट्स है 2240 से बढ़ाकर 2260 कर दिए हैं, और साथ ही जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो बीएफएसआई सेगमेंट में फॉल आता हुआ दिखा है वाई आधार पर, उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है उनकी थी। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस सीएलएसए की थी कि इतना बड़ा फॉल इसमें आएगा, वो आता हुआ नहीं नजर आया है। उल्टा मैनेजमेंट को, इनफैक्ट सीएलएसए को मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है कि डील पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, वो काफी स्ट्रेंथन उनकी थॉट को कर रही है, और अकॉर्डिंगली उन्होंने इस हिसाब से आउट परफॉर्म की रेटिंग भी दी है। और खासकर यूरोप से जो डील पाइपलाइन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट FY21 और 22 के ईपीएस में भी जो बदलाव होने चाहिए थे, जिस हिसाब से नंबर्स आए हैं, वो उन्होंने नहीं किए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सीएलएसए जो है टीसीएस के नतीजों पर काफी बुलिश है। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप मैक्वेरी को देखें तो वहां पर जो माहौल है वो काफी नेगेटिव साइड का आता हुआ दिखा है, क्योंकि डेफिनेटली जो स्ट्रीट अनुमान करके चल रहा था कि जो नंबर्स आने चाहिए थे Q1 के, उससे काफी खराब नंबर्स आते हुए नजर आए हैं, और उसको फैक्टरिंग कर रहा है मैक्वेरी, और उन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग से उसको बदलकर न्यूट्रल कर दिया है। पर जो लक्ष्य है वो 1900 रुपए पर बरकरार रखा है, यानी कि मौजूदा भाव से काफी सिग्निफिकेंट डाउनसाइड वो अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट तो उनका ये मानना है कि जो अहम सेगमेंट्स है जैसे कि बीएफएसआई, जहां पे काफी बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू टीसीएस के लिए आता है, वहां पर जो रिकवरी है उसमें देरी हो सकती है। तो इसीलिए जो जितना फास्ट रिकवरी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहा है, हो सकता है कि मैक्वेरी जो है उसको फैक्टरिंग नहीं कर रहा है, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि इतनी जल्दी रिकवरी हो सकती है। और मार्जिन्स पर भी मानसी मैं आपको बताऊं कुछ दबाव है उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट क्यों ना हो, क्योंकि जून 2017 के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी फॉल जो है इनकी मार्जिन्स पर आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट उन्होंने FY21 के जो मार्जिन्स है उनको उनके एस्टिमेट्स भी 0.8% से घटा दिए हैं। तो ये है बुल वर्सेस बेयर। ब्रोकर्स की राय जो है बटी हुई है, अब देखना होगा कि स्टॉक प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। ऑलराइट कुशल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ब्रोकर्स की राय बटी हुई है और मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद आप देखिए स्टॉक में एक परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। एक सवाल देखते हैं, सतपाल सिंह दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं। सतपाल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी मैडम, मेरे पास 400 शेयर है BHEL के। हेलो, ठीक है, 400 शेयर BHEL के। मैं सुन पा रही हूँ, बताएं। ये मैंने लिए थे अराउंड 40 और 160 शेयर हैं BEL के। ये मेरी कास्ट प्राइस है अराउंड 80-81 के बीच में। तो मुझे ये पता करना है कि अभी इसको रखूं या मैं निकाल दूं। ठीक है नीलेश, BEL 100 के लेवल्स पर यहाँ पर ट्रेड है। 80 इनके एंट्री लेवल्स हैं, तेजी के साथ इनके एंट्री लेवल से ऊपर जा चुका है, मुनाफा ये देख रहे हैं। इसके अलावा BHEL इन्हीं लेवल्स पर खरीदारी कर रखी है। आज के सत्र में तो एक गिरावट भी देख रहा है। इनफैक्ट नियर बाय टू डे लो ये 41.70 पर ट्रेड कर रहा है। BHEL BEL दोनों ही स्टॉक्स पर इनके लिए राय क्या होगी?
वेल मानसी, दोनों ही काउंटर में इनको मुनाफा हो रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। जहां तक BL की बात है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है, एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जो मोमेंटम है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से और अपसाइड पॉसिबल है। 106 to 110 इन लेवलों के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं। एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 97 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। अपनी पोजीशंस को बरकरार रख सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है इनके पास, ये यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपनी पार्शियल पोजीशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। जहां तक BHEL की बात है, ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर मूव है, दोनों एक जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी अपसाइड पॉसिबल है 46 to 48 तक के लेवल की। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो अब शिफ्ट हो चुका है। 38 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। यहाँ पे भी अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ये रहा दोनों ही शेयर्स पर। एक और सवाल है नीलेश, ट्विटर के जरिए पुनीत मल्होत्रा ये सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल DIC इंडिया और डाइची दोनों पर है। DIC इंडिया पर 300 शेयर्स की खरीद 305 के लेवल्स पर की है इन्होंने। 332 के स्तर पर करीब 1.5% की बढ़त के साथ ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही डाइची के स्टॉक्स में इन्होंने करीब 405 शेयर्स खरीदे। अपने एंट्री लेवल्स ये 205 के बता रहे हैं। 260 के लेवल्स पर आज ये करीब 7 से 8% की बढ़त स्टॉक में देखने को मिल रही है। करीब डे हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। डाइची DIC इंडिया दोनों ही स्टॉक्स पर इनके लिए राय क्या होगी? अगर मानसी लो वॉल्यूम काउंटर है, काफी कम वॉल्यूम हम देख पा रहे हैं, इलिक्विडिटी काफी ज्यादा है। जहां तक DIC इंडिया की बात करें, ऑल्दो आज के सेशंस में एक ब्रेकआउट आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, तो मेरा ही मानना है कि इनकी लॉन्ग पोजीशन ये डेफिनेटली बरकरार रख सकते हैं। 350 360 ये टारगेट ये मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशंस के लिए। एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाने की सलाह दूंगा। 320 ये स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए और अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। दूसरा काउंटर था डाइची इंडिया, डाइची काटकरिया, जहां पे देखें तो 264 के आसपास ऑलमोस्ट 9% का अपमूव हम देख चुके हैं। मेरा ये मानना है कि इनकी पोजीशन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 248 का एक रिवाइज ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी। मोमेंटम जो है बरकरार रह सकता है। और हाई साइड अगर देखें तो 275 एंड 280 ये दो लेवल हम शॉर्ट टर्म में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टॉक्स पर आपके लिए राय। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। जो रिपोर्ट्स हमने आज सुबह आपको बताई थी, उन ब्रोकरेज एक्शन में कहां पर आप एक्शन देखने को मिल रहा है, एक बार जान लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। आज तो CLSA की सारी रिपोर्ट्स में एक्शन देखने को मिला है। सुबह सबसे पहले हमने आपको सीमेंट सेक्टर पर CLSA का आए हुए नोट को बताया था, जहां पर FY20 में ये माना जा रहा है कि जो डबल डिजिट में गिरावट देखने को मिल सकती है मांग में, जिसके चलते इन्होंने दो दिग्गज जो सीमेंट स्टॉक्स हैं वहां पर डाउनग्रेड किया और स्टॉक में इसके चलते गिरावट देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट्स पर देखिए खरीदारी किराए को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई। लक्ष्य 200 से बढ़ाकर 220 किया गया, लेकिन मार्केट ने रिएक्ट किया डाउनग्रेड के ऊपर। और वहीं पर अगर आप देखें श्री सीमेंट पर, यहाँ पर भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर बिकवाली की राय दी गई, लेकिन लक्ष्य जो है 19,000 से बढ़ाकर 20,300 रुपए कर दिया गया। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स पर भी CLSA की रिपोर्ट आई और यहाँ पर भी डाउनग्रेड देखने को मिला। खरीदारी किराए को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई 386 रुपए के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पर देखिए ये माना जा रहा है कि इनके जो इस तिमाही के नतीजे आएंगे पहली तिमाही के, वो बेहद कमजोर देखने को मिलेंगे। स्टॉक में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और एक आखिरी छोटा सा नोट आया CLSA का इंश्योरेंस सेक्टर पर, जहां पर ये कह रहे हैं कि ICICI प्रूडेंशियल को आप छोड़ के बाकी सब कंपनियों को देखें तो उनके प्रदर्शन में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। और इसी कमेंट के चलते आप देखें तो ICICI प्रूडेंशियल में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर FIR रिपोर्ट्स का एक्शन देखने को मिला। आशीष, शुक्रिया ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देख लेते हैं। मिस्टर कामले हमें सवाल पूछ रहे हैं, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, दिस इज मारुति कावले। मैंने मुथूट फाइनेंस है ना ऑप्शन में जुलाई का ऑप्शन खरीदा था 1180 पे, बाइंग रेट था 90.95।
अभी तो 22-25 चल रहा है। मुझे आपसे राय चाहिए थी, क्या करना चाहिए? मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था दैट टाइम। ठीक है, सबसे पहली हिदायत, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए आप मिस्टर कामले। आपको एक्सपर्ट से राय दिलवा देते हैं। मुथूट फाइनेंस, इन्होंने 1180 की कॉल खरीदी है 95 के लेवल्स पर। बिकवाली कैश मार्केट में भी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी ये गिरावट ही दिख रहा है। मुथूट फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी नीलेश? मानसी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि उन्होंने बताया, इनकी काफी आउट ऑफ द मनी कॉल इन्होंने बाय की है 1180 की। वहां तक के लेवल तो फिलहाल आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी मेरी सलाह ये होगी कि इनको एक स्टॉप लॉस अंडरलाइन में मेंटेन करना चाहिए, वो होगा 1065 का। 1075 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर 1065 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलती है मुथूट फाइनेंस में, तो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो जाएगा। 980, 970 तक का डाउनसाइड मूव हम देख सकते हैं। तो अंडरलाइन का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, या तो फिर अपने ऑप्शन पोजीशन में जो कि अभी 20 से 22 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 15 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो कॉशियस रहने की सलाह होगी। ठीक है, तो ये राय आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे खास सेगमेंट लेते हैं। हमारे खास सेगमेंट न्यूज फॉर व्यूज सेगमेंट में आज जी बिजनेस के मैनेजर सिंघवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की गार्डन रीच शिप बिल्डर के सीएमडी रियर एडमिरल वीके सक्सेना से। आइए सुनते हैं। सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने जी बिजनेस के लिए वक्त निकाला। आपकी कंपनी बहुत सुर्खियों में और ढेर सारी चीजें ऐसी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी कंपनी के बारे में। लेकिन सबसे पहले जो कल हमने एक एक्सक्लूसिव खबर भी की और उस पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। सरकार 10% हिस्सेदारी बेचने की सोच रही है ऑफर फॉर सेल के जरिए। इस पर कोई अपडेट, क्या कोई ऐसा प्लान है, कुछ आप बता सकते हैं सर? देखिए, ये अभी प्रपोजल है और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीपम अभी इस पर विचार कर रहा है और उसके ऊपर अभी कुछ समय में शायद कुछ फाइनल हो जाएगा। सो आने वाले समय में कुछ हमको शायद मालूम पड़े कि आगे क्या होने वाला है। बट आपको जरूर मालूम है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और इस समय हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स ने उसको बहुत पसंद किया है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बड़ा ही कंसिस्टेंट रहा है। सो मुझे लगता है कि जब भी ये ओएफएस होगा 10% का जो भी टारगेट रखी है गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से उसकी प्राप्ति होगी उन्हें। ठीक बात है सर। ऑर्डर बुक, दूसरी बात जो मुझे बड़ी पसंद है, आपके पास मतलब गजब के ऑर्डर हैं। साइज बताएं ऑर्डर बुक की और कितने साल के ऑर्डर आपके पास है, ये भी बताएं सर। मेरे ख्याल से इस समय हमारी जो कंपनी बस बहुत अच्छा हेल्दी ऑर्डर बुक है, 26,554 करोड़ रुपए का, और जो कि 4 इंडियन नेवी के बड़े ही मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और जिसमें कि 3 प्रोजेक्ट जो हैं बड़े नए प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें 15 जहाज हमको बनाने हैं और जो चौथा प्रोजेक्ट है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप का, जिसमें कि हमको 8 जहाज बनाने थे, हमने 7 जहाज बना के ऑलरेडी दे दिए हैं अपनी भारतीय नौसेना को। अंतिम जहाज हम अक्टूबर तक उनको दे देंगे। तो उसके बाद हम लोग सिर्फ 3 मेजर प्रोजेक्ट जो हैं उसके लिए काम पे जुटे हुए हैं। अब आपको बता देता हूं कि 3 मेजर जो प्रोजेक्ट हैं उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो 17 अल्फा स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट 3 नंबर। तो ये 3 जो स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट हमें बनाने हैं उनकी कीमत है 19,280 करोड़ के आसपास। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिससे उसमें काम अभी चल रहा है, बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। पहले जहाज का हल कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लगभग 20% हल कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया है। दूसरे और तीसरे जहाज का भी हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है, हमने सर्वे वेजल ला 2400 करोड़ रुपए में ये जीता था कॉम्पिटिटिव बिडिंग में, और इसका हमको क्राफ्ट का, जिसमें कि हमको वो भी हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जीता था। उसका कॉन्ट्रैक्ट हमको पिछले बरस अप्रैल 2019 में मिला है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जहाज टोटल हमको बनाने हैं और ये जो ऑर्डर बुक है वो हमको 2027 तक में, FY27 तक में खत्म करनी है। तो आप अगर देखेंगे कि आगे आने वाले समय जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का हमारा शेड्यूल है, आने वाले समय में हमारा काफी ज्यादा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो होगी वो बहुत ज्यादा उछाल होगा, हमारा टर्नओवर काफी इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा।
ओके, तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के मैनेजमेंट के साथ। नीलेश, आपसे आज के लिए आपके टॉपिक्स जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, आज दो बाय रिकमेंडेशंस हैं। आज अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट्स में ब्रॉडर इंडाइसेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन हमको देखने को मिल रहा है कुछ स्टॉक्स के अंदर। पहला बाय रिकमेंडेशन होगा एफटेक, ये एक एजुकेशन कंपनी है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रेक्टेंगल पैटर्न हमको आज के सेशन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह होगी। 107.5 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। वरना हाई साइड 113 से 115 तक की टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा बीबीटीसी, बॉम्बे वर्मा। यहाँ पे एक वीकली चार्ट अगर देखें, पिछले 3 से 4 महीने के डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंडलाइन का मेजर ब्रेकआउट, मेजर नेकलाइन आज ब्रीच हुई है हाई साइड में। बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल हम वीकली स्केल पे देख सकते हैं। आज वीकली क्लोजिंग भी हमको मिलने वाली है। 1150 के ऊपर क्लोजिंग होने की संभावना ज्यादा है। चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और हाई साइड 1180 तक की टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1125। इन दो स्टॉक्स के अलावा एक स्टॉक्स पे अपना व्यू जरूर देना चाहूंगा, वो होगा चीनी स्टॉक पीआईडी पेरी। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हमको आते हुए आज के सेशन में आते हुए देखने को मिल रहा है। करंट लेवल पे यहाँ पे भी अगर कोई चाहे तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकता है। स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 275 से 277 तक के टारगेट कीजिए। 268 का स्टॉप लॉस होगा। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर खरीदारी का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। नीलेश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मिड कैप बाजार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं मार्केट रडार। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।